नमस्कार। हम आज कुछ प्रश्नों को लेते हैं जो कि विद्यार्थियों द्वारा सतत पूछे जा रहे हैं। देखिए, जब हम आदिकाल को पढ़ते हैं या हिंदी भाषा के साहित्य को पढ़ते हैं और किसी भी काल को पढ़ते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई भाषा चलन में रही है। मिसाल के तौर पर यदि हम आदिकाल की बात करें तो वहाँ पर ही प्राकृत और अपभ्रंश का बोलबाला रहा है। वहाँ मिथिला में रचना की गई है, मैथिली में रचना की गई है और वहाँ पर जो डिंगल पिंगल शैलियाँ हैं जो और अपभ्रंश में राजस्थानी और ब्रज के योग से बनती है, उसका भी प्रयोग वहाँ बहुतायत से मिलता है। तो आज हम बात करते हैं उस प्रश्न पर जो ये कहता है कि अपभ्रंश का जो साहित्य है वो है, उसकी हिंदी साहित्य को क्या देन है। तो देखिए, पहली बात तो यही आती है कि जो कुछ आलोचक हैं, कुछ इतिहासकार हैं, वो अपभ्रंश की सामग्री को, अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी साहित्य में ही शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि वो उसे केवल और केवल धार्मिक साहित्य मानकर उसे साहित्य के परिसीमन से खारिज कर देते हैं। तो पहला तो तर्क ये बैठता है कि क्या धार्मिक साहित्य होने से या नीति परक साहित्य होने से या आचार परक साहित्य होने से क्या उसे साहित्य की सीमा से बाहर खदेड़ा जा सकता है? तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अपभ्रंश साहित्य हिंदी की पूर्ववर्ती अवस्था है, प्राकृत की पश्चवर्ती अवस्था है। तो दो भाषाओं के संधि स्थल का समय है और जब हम परवर्ती कालों में अनेक प्रवृत्तियों को देखते हैं तो वहाँ पर भी अपभ्रंश का बहुत अधिक योगदान वहाँ पर दिखाई देता है। जब हम देखते हैं तो देखिए, जो ये अपभ्रंश है वो लोक जीवन की भाषा नज़र आती है और लोक से संवाद करती हुई वहाँ साहित्य में उतरती है। तो इस प्रकार जो जनमानस है, जो लोक है, जो आम लोग हैं, वो साहित्य से जुड़ाव यहाँ पर पहली मर्तबा जुड़ते हैं। तो इसीलिए जब हम देखते हैं कि जो जैन काव्य है, जो कि अपभ्रंश का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, वहाँ पर चरित काव्य अधिक लिखे गए। और जब हम देखते हैं तो जो वीर गाथाएं हैं वो भी अपभ्रंश साहित्य में ही पहल प्रारंभ होती है। चाहे आप मिसाल के तौर पे ले लीजिए भरतेश्वर बाहुबली रास, जो भरतेश्वर और बाहुबली के युद्ध की घटनाओं का जिक्र है वो पहले अपभ्रंश में प्रारंभ होता है। और इसके बाद ही यदि हम देखें, इसी परंपरा का विकास जो है चारण साहित्य में, वीर गाथात्मक साहित्य में हमें दिखाई देता है। तो ये एक जब हम प्रदेय देखते हैं तो देखिए, जो वीर गाथात्मक प्रवृत्ति, जो वीर गाथाओं का चित्रण जिन चरित काव्यों के माध्यम से प्रारंभ होता है वो बाद में रासो साहित्य में दिखाई देने लगता है और बाद के साहित्य में भी वो प्रतिबिंबित होता है। तो जो चरित काव्यों की रचना भी इसी समय प्रारंभ होती है और अपभ्रंश में प्रारंभ होती है। जो स्वयंभू का परमचर्यु जो ग्रंथ है, जो रामचरित काव्य है और एक तरह से रामायण, वाल्मीकि रामायण पर आधारित जो काव्य है, और उसी आधार पर हम जो स्वयंभू को भी जो वाल्मीकि कह देते हैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि संज्ञा से नवाजते हैं। तो ये जो चरित काव्य लिखने की परंपरा है वो भी अपभ्रंश की देन है, जो हम देखते हैं स्वयंभू के परमचर्यु से प्रारंभ होती है और फिर रामचरितमानस में आती है और फिर यदि हम कृष्ण भक्ति काव्य में देखते तो वहाँ तक ये परंपरा परिलक्षित होती है। तो ये भी अपभ्रंश साहित्य की एक देन है। अपभ्रंश भाषा है, यूँ अपभ्रंश का अर्थ होता है भाषा का विकृत रूप, बिगड़ा हुआ रूप, लेकिन जो व्याकरण सम्मत ना होकर जो लोक में व्यवृत हुआ वो रूप अपभ्रंश है। और अपभ्रंश में जो दूसरी प्रवृत्ति हमने देखी, चरित काव्यों की जो प्रवृत्ति, जो बाद में भी दिखाई देती है। देखिए, भक्ति के जो प्रारंभिक सूत्र हैं, चाहे वो नीति की बात करता हो, चाहे मानवता की बात करता हो, और भक्ति की जो प्रारंभिक सूत्र है वो भी हमें अपभ्रंश साहित्य में ही पहल देखने को मिलते हैं। और उसका विकास हम बाद के कालों में देखते हैं, जब हम भक्ति काल, पूर्व मध्यकाल की बात करते हैं। और वहाँ पर चाहे ज्ञानाश्रयी शाखा ले लीजिए या वहाँ पर कृष्ण मार्गी या राम मार्गी शाखाएँ, वहाँ पर ये वाणी जो है वो और अधिक प्रसार पाती है। तो ये एक
एक जो महत्वपूर्ण प्रवृत्तिगत यदि हम इतिहास की दृष्टि से अपभ्रंश का योगदान देखें तो वो महनीय योगदान वहाँ पर नज़र आता है। इसी तरह यदि शिल्प के स्तर पर, शिल्प क्या होता है, कला पक्ष, कला पक्ष क्या होता है, जहाँ पर हम भाषिक बात कर रहे हैं, जहाँ पर छंद की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम बुनावट की बात कर रहे हैं, अलंकारों की बात कर रहे हैं, तो ये सारी बात जो है वो शिल्प की बात आती है। तो शिल्प के स्तर पर भी जो अपभ्रंश साहित्य हैं वहाँ पर देखिए मात्रिक छंदों का प्रयोग मिलता है। छंद दो प्रकार के होते हैं, वार्णिक और मात्रिक। संस्कृत के जो वार्णिक छंद थे उससे इतर अपभ्रंश भाषा मात्रिक छंद लेकर आती है और वहीं से जो तुकांत तुक जो बिठाने की प्रवृत्ति है चरणों में वो प्रारंभ होती है। तो दोहा और चौपाई जैसे छंदों का प्रारंभ होता है और फिर वो परवर्ती साहित्य में हम बाद तक, चाहे वो प्रेम मार्गी शाखा हो, चाहे कबीर के दोहे ले लीजिए, साखिया ले लीजिए, या आप जायसी के पद्मावत में ले लीजिए, जब वो कड़वक शैली लेकर आते हैं सूफी प्रेमाख्यानक काव्य में, तो वहाँ तक ये परंपरा अनवरत प्रसारित होती हुई हमें दिखाई देती है। तो शिल्प के स्तर पर जब हम बात करेंगे तो अपभ्रंश में पहली बार मात्रिक जो छंद है उनकी परंपरा वहाँ पर विकसित होती है और जो दोहा और चौपाई जैसे जो महत्वपूर्ण छंद है, दोहा जो लाडला छंद कहा जाता है, वो हमें मूलतः यदि हम देखें तो अपभ्रंश से मिलते हैं इतने अपने माधुर्यपूर्ण रूप में। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। देखिए अपभ्रंश काव्य में यदि काव्य रूप देखें तो वहाँ पर पद, रास, फागु और चाचरी जो है ये भी मिलते हैं। तो पद, जो रास, फाग और चाचरी ये एक प्रकार का काव्य भेद है। जैसे दोहा चौपाई होता है उसी तरह जैसे सूर के पद मिलते हैं, तो सूर के पदों का जो प्रारंभिक रूप है वो हम अपभ्रंश में पाते हैं, उसी का विकसनशील परंपरा के तहत हम वहाँ सूर तक पहुँचते हैं। इसी तरह यदि हम देखें तो कबीर का जो साहित्य है वहाँ चाचरी का प्रभाव अधिक मिलता है, जहाँ पर उलट बांसियों की बात भी आ जाती है, जहाँ पर साधना की बात आ जाती है, वहाँ ये शैली मिलती है। और सूर और मीरा के जो काव्य है वो पद प्रधान है और गेयता से युक्त है, वो भी यहाँ पर मिलती है प्रवृत्ति। देखिए एक प्रवृत्ति और है काव्य रूढ़ियाँ। देखिए कोई भी काव्य जब जिसका सृजन किया जाता है तो एक कुछ रवायत होती है, कुछ परंपरा होती है कि प्रारंभ में मंगलाचरण होना चाहिए, किसी जो देवता है उसकी स्तुति गान होना चाहिए, उसे हम मंगलाचरण कहते हैं। फिर जो दुर्जन निंदा वहाँ पर होनी चाहिए, मतलब जो दुष्ट हैं, दुष्ट चरित्र हैं, उनका जो निंदा है, उनका जो विरोध है वहाँ पर उनका कहना चाहिए। सज्जनों की प्रशंसा होनी चाहिए। मुक्तक काव्य होना चाहिए, बहुत अधिक विस्तृत नहीं हो, मुक्तक में बात की गई हो जिनमें भले ही घटनाक्रम नहीं हो लेकिन वो बात वहाँ पर सरस शैली में की गई हो। तो ये जो परंपरा है ये पहले अपभ्रंश काव्य में दिखती है और बाद में ये काव्य सूफी काव्य परंपरा तक, सूफी काव्य धारा तक की प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती है। इसी तरह जब हम बात करते हैं दोहा चौपाई, चूँकि यहाँ से मिलते हैं, तो दोहा चौपाई से जो कड़वक बनाने की जो मसनवी शैली सूफियों की है वहाँ जो प्रवृत्ति मिलती है उसका भी बीज रूप हमें यहाँ से मिलता है। तो इस प्रकार जब हम देखते हैं भावगत स्तर पर, चाहे हम वहाँ गुरु की महिमा की बात कर रहे हैं या वहाँ साधना की बात कर रहे हैं, यहाँ वहाँ पर भक्ति की बात कर रहे हैं, या कला पक्ष की बात लें तो वहाँ जब हम दोहा चौपाई, पद और आप फाग और चांचरी की बात करते हैं तो ये सारी प्रवृत्तियाँ हमें अपभ्रंश साहित्य में मिलती है। देखिए तुलसीदास का जो रामलला नेहचू है, ये एक बात भूल गई, वो फाग शैली पर आधारित लिखा हुआ काव्य। तो ये सारी शैलियाँ, इसीलिए हम कहते हैं कि जो आदिकालीन साहित्य है, यहाँ तो हम सिर्फ अपभ्रंश की बात कर रहे हैं, अपभ्रंश साहित्य की, अपभ्रंश भाषा की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आदिकालीन जो साहित्य है वो विभिन्न जो प्रवृत्तियाँ हैं उसके बीज रूप में वहाँ पर दिखाई देता है। इसलिए ये साहित्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यही बाद में एक वटवृक्ष की भांति हिंदी साहित्य के विभिन्न चरणों में हमें प्रस्फुटित होता हुआ, फैलता हुआ सा दिखाई देता है। तो इस प्रकार अपभ्रंश जो साहित्य है, जो 7वीं से 10वीं शताब्दी का मूलतः जो साहित्य है, यूँ तो 7वीं से 14वीं शताब्दी ही पूरा समय माना जा सकता है अपभ्रंश का, लेकिन जो अपभ्रंश का जो साहित्य है वो चरित्र काव्यों की दृष्टि से ले लीजिए, वो आप
कला पक्ष की दृष्टि से ले लीजिए, वो भाव पक्ष की दृष्टि से ले लीजिए, वो सभी पक्षों से परवर्ती साहित्य को किसी ना किसी तरह प्रभावित ज़रूर करता है। तो ये प्रश्न मेरी ख्याल से अपभ्रंश के विकास क्रम पर पूरी बात करता है और हिंदी साहित्य को अपभ्रंश की क्या देन है उस विषय पर ये बात करता है। तो इस प्रश्न का समापन यहीं पे। नमस्कार।